अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन इकराम। बाबा मोहम्मद जिया खान साहब अब लाहौर में मौजूद घोड़े शाह सरकार के मुरीद साईं टट्टू सरकार और साईं रहमत सरकार का आपस में रूहानी ताल्लुक। साईं रहमत सरकार की जलेबियों से शिफा के अनोखे वाक़यात। पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। मैं फिर बोला, रईस साहब आप रईस आदमी हैं, चलें इस जूता चोर को सिद्के दिल से माफ कर दें। इतना कह देने से आपको भी सुकून मिल जाएगा और वो कुत्ता भी फिर इत्मीनान से जूता पहन सकेगा। भाई जूता तो मेरा गया है, उसे कुत्ता कहकर आप गुनाहगार क्यों हो रहे हैं? यकीनन कोई जरूरतमंद होगा, मुझे कहता तो मैं खुद उसे पेश कर देता। फरीद ने हल्का सा कहका लगाते हुए कहा, रईस साहब जिनके यहाँ चोरियां हो या जिनके जूते उठा लिए जाएं, बाद में यही कुछ कहते हैं। खुशी से कोई भी नहीं देता। आप ईमानदारी से कहें कि अगर कोई आपसे वो जूते मांगता तो आप दे देते। बिल्कुल, बल्कि मैं फौरन उतार कर पॉलिश करता और बड़े खुले दिल से उसे पेश कर देता। फिर उससे मजीद पूछता कोई और खिदमत। रईस की इस बात पे मैंने हल्की सी ताली बजाई और मुखातिब करते हुए कहा, रईस भाई फर्ज करें वो भला आदमी अब अगर आपको मिल जाए और जूते वापस कर दे तो क्या मैं उसे खुले दिल से माफ करके सीने से लगा लूंगा? रईस ने बड़े पुख्ता लहजे में ये सब कहा तो मैं उठकर इसके सामने खड़ा हो गया। रईस भाई मुझे अपने सीने से लगाकर इतना बींचे कि मेरे आंसू निकल आए। वो चंद लम्हे मुझे घूरता रहा, आखिर नफी में सारा लाकर मुझे सीने से लगा लिया। फिर मुझे जुदा करते हुए कहने लगा, लो लगा लिया सीने से, अब बोलो। बोलना क्या, अब बोलने कहने के लिए रखा भी क्या है। मैंने झुककर जूते उठाए, अपनी आस्तीन से उन्हें साफ किया, फिर नीचे झुका और उसके पाँव में पहनाते हुए कहा, लो मेरे दोस्त तुम भी क्या याद रखोगे किस रईस से पाला पड़ा है। रईस के पल्ले कुछ नहीं पड़ा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, बस वो बिट बिट मुझे देखे जा रहा था। अब फरीद के बोलने की बारी आई। ओए ड्रामे बाजो, कुछ मेरे पल्ले भी डालो। मैंने दाता साहब वाला किस्सा मिनोअन बयान कर दिया और सिद्के दिल से माफी चाहते हुए कहा, रईस दोस्त देखो, अगर ये सब कुछ ज़हूर पजीर न होता, यानी जूते दरमियान में वसीला और हीला न बनते, तो मुझे तुम जैसा बीबा और नेकहू दोस्त से नसीब होता। पता नहीं रईस की कौन सी रग खुल गई थी कि उसे हिचकियों के साथ कांपा सा लग गया था। बैदे मजनू की मानिंद लरजते कांपते उसने मुझे एक बार फिर सीने से चिमटा लिया। अब शायद मेरी बारी थी। वो जैसे मेरे सीने में घुसा खड़ा था, दिल किसी मेंढक की मानिंद फुदक रहा था। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी आंखों में भी बरखा रुत उतर आई। फरीद अगर हमारा जोड़ न छुड़ाता तो हम तो दोनों आपस में वेल्ड हो गए होते। वो हमें गुरकियां देते हुए कह रहा था, ओए पागलो क्या हो गया है तुम्हें, बंदे बन के आराम से बैठ जाओ, ऐसा ना हो कि यही पाँव के जूते तुम्हारे सरों पे पड़े। हम दोनों आंखें पूछते हुए बैठ गए। फरीद सिगरेट सुलगाते हुए मुझसे मुखातब हुआ, ओ भाई जूती चोर, ये तुम क्या ड्रामा कर रहे हो? एक चोरी दूजे सीना जोरी। ओए मनहूसो, यहाँ रोने और सीने लगने का कौन सा मौका मुकाम है? रईस अपने जूतों को देखते हुए कहने लगा, फरीद भाई आज तो जरा यूं ही इन जूतों ने रोने का मुकाम पैदा कर दिया है। वैसे मेरा जी कई दिनों से रोने का चाह रहा था। आपको शायद नहीं मालूम कि मैं महीने अशरे में एक आध बार खूब तसल्ली से रो लेता हूँ। इस तरह दिलो दिमाग पे पड़ा हुआ गुबार छट जाता है, आदमी हल्का फुल्का सुबक दम हो जाता है। फरीद मोटे मोटे आतशी शीशों वाली ऐनक के पीछे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए हाथ जोड़कर बोला, ओ भाई गुजरा वालिए, ये रोने धोने और जी हल्का करने वाला काम कम अज कम आइंदा मेरी दुकान पे ना करना। रोना धोना देख सुनकर मुझे बड़ी वहशत होती है, नहुसत अलग फैलती है। फिर वो मेरी तरफ घूमा, इसी तरह हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, और तुम भी 22 सियालकोटिये भगोड़े अलमशहूर जूती चोर, ये मेरे बाप की दुकान नहीं है और ना मैंने यहाँ कोई सदावर्त लगा रखी है। रुपए पैसे का मामला है, जो दाता सरकार को नहीं बख्शता वो बाबे फरीद को छोड़ेगा। उठो भाई, जाओ अपने इस दोस्त के साथ जिसके सीने से लगकर तुमने टसवे पाए हैं। इसके यहाँ रहने सोने की जगह भी मौजूद है। तुम दोनों की आपस में बनेगी भी बहुत खूब। एक चोर, दूसरा गिरा कट, एक सियालकोटिया, दूसरा गुजरांवालिया। मैं तो दरियाई घोड़ा हूँ, मेरा आपसे क्या तल्लक? मेरी तो आंखों में खून उतर आया। इसकी ये बेबाव की सुनकर मेरा दिमाग खोलने लगा। फिर भी खिलाफे तबीयत में जरा तहम्मुल से बोला, फरीद साहब आपने बहुत कुछ कह लिया है, मैं आपको कोई जवाब नहीं देता कि एक तो आप मुझसे बड़े हैं, दूसरे मैं आपकी दुकान पे बैठा हूँ और आपका फालूदा भी खा पी चुका हूँ। फिर ये दुकान मलक असलम साहब की है जो मेरे अब्बा जी के दोस्त हैं। बाकी रही जूती और उसका चुराना, तो
ये मेरा जाती फेल है जो गलत था। मैंने जूते वापस कर दिए हैं कि रईस भाई को उनकी मुझसे ज्यादा जरूरत थी। इस वक्त जूता मैंने ये समझ कर उठाया था कि जूते वाला कोई अमीर रईस होगा, क्योंकि ऐसा नफीस कीमती जूता कोई मुझ जैसा गरीब गुरबा तो खरीदने या पहनने से रहा। लेकिन मुझे क्या पता था कि जूते वाला बस नाम ही का रईस है और अंदर से मुझसे क्या गुजरा है। बस यही वो दिन था जब रईस मेरा प्यारा रईस फुकरा बन गया था। हम दोनों दोस्त इस दरियाई घोड़े और उसकी दुकान पे 4 हर्फ बेचकर हाथों में हाथ डाले दुकान से नीचे उतर आए। रईस फुकरे ने चंद कदम आगे पहुंचकर मुझे रोक लिया। जूते उतार कर मेरी जानब बढ़ाते हुए कहने लगा, इन्हें पहनो। ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुम उन्हें पहने रखो और दाता सरकार के दरबार तक मुझसे कोई बात न करो, मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ा हुआ है। फरीद ने बड़ी ज्यादती की है, उसका फालूदा ना खाया होता तो मैं उस दरियाई घोड़े का थोबड़ा तोड़ देता। जरा सोचो यार, अगर मैं चोर या अंदर से बुरा होता तो जूते वापस क्यों करता, तुम्हें गले लगा कर क्यों रोता? ठीक है, मैं घर से भाग कर आया हूँ, लेकिन इंसानियत से तो नहीं भागा। और हाँ, अगर मेरा सियालकोट से निकलना मेरे मुफाद में न होता तो मेरी चाची मुझे कभी लाहौर आने की इजाजत ना देती। चाची ने मुझे कहा हुआ है कि कागा कागा का काम सकूत और क्याम नहीं, जहाँ से भी मिले ले उड़ो, छीनो, जपटो, खाओ और मजे उड़ाओ। कागा की काएं काएं दरअसल क्या क्या और क्यों क्यों की खोज है। बस यही सोच मेरा बोझ है कि चाची ने मुझे यहाँ सरकार के कदमों में भेजा, वहाँ कदमों में जूते पड़े जो तुम तक लाए, और अब तुम और मैं वहीं से वही पुरानी चप्पल उठाएंगे, वही जिन्हें पहनकर सही से चला भी नहीं जा सकता, मैज पाँव घसीटे जा सकते हैं। ये चाची कौन है? रईस फुकरे ने भी पूछ ही लिया। फिर बताऊंगा, फिलहाल तुम ये जूते वापस पाँव में पहनो और दरबार की जानब चलो। जा तो वहीं रहे हैं, मगर दोस्त जूते तो तुम पहनोगे या फिर मैं भी नहीं पहनूंगा। इसने जैसे फैसला दे दिया। मैं बीच बाजार खड़े इसके चेहरे की तरफ देखने लगा। बांकी चितवन पे इकबाल मंदी की मोर, जुल्फों की 2 पहलू दराज झालर, सुरमई शरबती आंखों में जैसे लाले बदखिशानी जड़ दिए गए हों। मुझे इस तरह से क्यों तक रहे हो? वो कदरे घबरा कर पूछ बैठा। सुभान अल्लाह, मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। बसीरत फरिश्ता बसूरत सनम, माशाअल्लाह कहते हुए उसने मेरे बाएं पाँव में जूते का एक पैर डाल दिया। बायां जूता उसके पाँव में था। लोग देखा कि एक 2 पागल से हाथों में हाथ और एक पाँव में जूता डाले दुनिया और माफिया से बेनियाज बाटी दरवाजे की जानिब जा रहे हैं। दरबार पहुंचकर हम दोनों वहीं पे रुके जहाँ पहले खड़े हुए थे। चौखट चूम कर अंदर चले गए, फातिहा शरीफ पढ़ी, उनके दर्जात की बुलंदी और उनके दर की गदाई के लिए इल्तिजा की। फिर हम दोनों नमाज के लिए मस्जिद की जानिब बढ़ गए। वापस जूतों वाली जगह पर आए तो एक नई परेशानी हमारी मुंतजिर थी। रईस फुकरे के जूते फिर से गायब थे। बुतेरा इधर उधर देखा, मगर जूते कहीं होते तो दिखाई देते। अब हम दोनों पाँव से नंगे जा रहे थे। रईस फुकरे की रिहाइश शाह आलमी के अंदर कूचा बाबा खुशहाली सिंह डल्लू में थी। रिहाइश क्या थी? एक छोटा सा कमरा था जहाँ वो अपने जैसे 2 और तालिब इल्मों के साथ रहता था। और रहता भी क्या था, बस रात को किसी वक्त फर्श पर लेटकर कमर सीधी कर लेता। किताबें इधर उधर का काट कबाड़, जूटे मूटे चंद बर्तन, टीन के कनस्तर, चंद गंदे अनधुले कपड़े वगैरह इस कमरे का कुल असासा थे। कमरे का दरवाजा कुंडी ताले के तकल्लफ से आजाद था। इस कमरे के एक कोने में मुझे भी जगह मिल गई। शाम की नमाज से जरा पहले एक अखबार बेचने वाला लड़का साइकिल की घंटी बजाता हुआ हमारे कमरे के बाहर रुका। हमारी खुली हुई खिड़की से झांकता हुआ अंदर आ गया। खाकी मोटे कागज में लिपटा हुआ एक पार्सल रईस फुकरे को थमाते हुए बोला, बाबू फरीद ने भेजा है। इससे पेशतर के हम कोई बात करते, मजीद कुछ पूछते, वो दहलीज लांग कर जा चुका था। खामखा घंटी बजाने की शायद उसे आदत थी। बाहर गली तक मुसलसल घंटी की आवाज सुनाई देती रही और हम बराबर इस दरवाजे को तके जा रहे थे जिधर से वो छलावा बनकर गायब हुआ। फिर एकदम हम दोनों ने एक दूजे को देखा और चंद लम्हे खामोशी से पार्सल को तकते रहने के बाद रईस फुकरा बोला, ये क्या है? मैंने भी तुरंत जवाब दिया, जाहिर है ये एक पार्सल है, फरीद ने भेजा है। इसके अंदर 2 अदद जूतों के जोड़े हैं, खोल कर देख सकते हो। वो मेरी जानब यूं देख रहा था जैसे वो पागल है या मैं उसके सामने बैठा हुआ एक दीवाना हूँ। वो अबरू सकेड़ते हुए कहने लगा, तुम किस तरह कह सकते हो कि इसके अंदर 2 अदद जूते हैं? मैंने इसी लापरवाही से जवाब दिया, भाई इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मखमल का
पर्दा हटाओ, लैला का नजारा कर लो, और अगर लैला की बजाय लेला बकरी निकल आए तो बेशक मेरे लत्ते ले लेना। एक ठंडी सांस भरते हुए उसने छत की जानिब देखा, जैसे अल्लाह ताला से शिकवा कर रहा हो कि किस उल्लू के पट्टे से वास्ता पड़ गया है। फिर कुछ सोचते हुए उसने खाकी कागज हटाया, अंदर से 2 गत्ते के डब्बे निकले, उन्हें खोला तो एक वही मुकेशन जो 2 मरतबा दाता साहब के दरबार से उठाई जा चुकी थी, और दूसरे डब्बे में एक बिल्कुल नया जोड़ा, वही साइज, करीब करीब वही डिजाइन और वैसा ही काला रंग। वो तो यूं देख रहा था जैसे काले शाह काले नाग का जोड़ा डब्बों से निकल आया हो। फिर उसने मेरे ऊपर नजरें टिका दी जैसे मैं भी कोई खतरनाक किस्म का स्पेरा हूँ। उसने अपने जूते को चेक किया, बिल्कुल वही काली शाह काली लश लश करती हुई सुबक सी मुकेशन। क्या देख रहे हो? मेरा ख्याल है तुम्हारे ही जूते हैं। मैंने हल्की सी चोट की। वो कुछ न समझते हुए झिंझला कर पूछने लगा, यार ये सब क्या है? जूता हमने दरबार की सीढ़ियों पे उतारा था और ये बरामद यहाँ कमरे में गत्ते के डब्बे से हो रहा है। और ये दूसरा जोड़ा? प्यारे दोस्त रईस फुकरा साहब, बंदा जेब दामन का फुकरा हो तो हो, मगर अकल दिमाग का ना हो। आसमानी बिजली जिस रूट पे एक बार अपना रास्ता खोल दे तो फिर वहाँ अक्सर तफरीहन भी गिरती रहती है। जो औरत एक बार खावन से लड़ झगड़ कर अपने मेके का रास्ता आसान कर ले तो फिर वो औरत अपने सांवल के घर जरा मुश्किल से ही बसती है। सांवल अगर बगलूल किस्म का चपड़कनातिया हो तो धोबी का कुत्ता बनकर रह जाता है, और अगर जरा डंडोले पे कायम हो तो अपने पप्पू की कापी से वर्क फाड़ कर 3 लफ्जों की तकरार लिखकर बीवी के पीछे पीछे उसके मेके भिजवा देता है, और फिर अगले ही हफ्ते बख्तों से नई शादी रचाकर सारी जिंदगी के लिए मुक्ति पाता है। और बिल्लो बेचारी सारी उम्र बापू मैया और बाबी भैया से जूते खाती रहती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई अल्लड़ जवान सी जूती बरजाओ रगबत किसी गबरू से पाँव में फंस कर अपना दर छोड़ जाती है तो वो फिर सारी उम्र दुकानों और कमरों से ही बरामद होती रहती है। कुछ समझे? फिर मैंने नई जूती उसे देते हुए कहा, अब तुम ये नई नुकोर पहनो, ये अपनी पहली जूती मेरे पाँव से ही ब्याह दो। ऐसी जूती का आखिरकार यही इलाज होता है, और इसीलिए पेंडू बाबे औरत को पाँव की जूती कहते हैं कि जिसको तंग करे या काटे वो उतार दे, और जिसे सुकून दे पाँव पूरी पड़े वो पहन ले। रईस फुकरा मुझे यूं देख रहा था जैसे अगर मैं फौरन चुप ना हुआ तो वो मुझे कत्ल करके भाग लेगा या फिर खुदकुशी कर लेगा। मैं इसके खतरनाक तेवर बांप कर जरा की जरा चुप हो लिया। एकदम उसके चेहरे का रंग बदला, बड़े पुरस्रार लहजे में अल्फाज चबा चबा कर पूछने लगा, खान ऐसी छोटी उम्र में तूने इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी हैं? तेरी बातें सुनते हुए मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे तू नहीं तेरे अंदर कोई और बोल रहा है। खान तुमने किसी चाची का जिक्र किया था, वो क्या तेरी सगी चाची है? कहाँ रहती है? क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ? वो मेरे और करीब हो लिया और मेरी आंखों में आंखें डालकर मजीद कहने लगा, अगर तुम मुझे अपनी चाची से मिलाने का वादा करो तो मैं भी तुम्हें एक नहीं 2 ऐसे बुजुर्गों से मिलाऊंगा कि तुम्हारी तबीयत और मेदा दोनों खुश हो जाएंगे। तबीयत और मेदा? बात जरा साफ करो, मैं कुछ समझा नहीं। मेरी जान, वो बुजुर्ग गरम गरम जलेबियां खिलाते हैं और नरम नरम बातों से रूह गरमा देते हैं। बस इसी रईस फुकरे से बाबा रहमत साईं और टट्टू साईं सरकार का सुराग मिला था। रईस फुकरा तो दिन भर किसी माकूल सी मुलाजमत की तलाश में रहता और शाम को प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के लिए चला जाता। जाहिर है मैं पढ़ाई लिखाई का अजली भगोड़ा और इस मामला में इसका साथ नहीं दे सकता था, लिहाजा सुबह नमाज नाश्ते के बाद हमारे रास्ते अलग अलग हो जाते थे। वो साफ सुथरे कपड़े पहनकर दफ्तरों में इंटरव्यू भुगताने निकल खड़ा होता और मैं भी या अली का नारा बुलंद करके बाहर आ जाता। पहले दाता सरकार की चौखट चूमता, फिर अल्लाह दे और बंदा सहे। लाहौर और इसकी सड़कें, पार्क, नहरें, बाग, मजार, मस्जिदें, हुजरे, सिनेमा, फिल्म स्टूडियो, शाही महल्ला वगैरह वगैरह। दाता सरकार के अलावा कुछ जगह और चंद मकाम ऐसे भी थे जहां अक्सर मेरी हाजिरी रहती थी। मसलन तकिया मरासियां, हुजरा उस्ताद दामन, बैठक अदाकार एम इस्माइल, कूचा पट रंगा, रायल पार्क, मज़ारे मुर्शद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, बाबा रहमत साईं, टट्टू साईं वगैरह। लिबास का होश न खाने पीने का ख्याल, जहाँ जिधर और जो भी कहीं मुयस्सर आ जाता वहीं अपनी मोड़ ठुक जाती। पैदल घिसट घिसट कर जूते चप्पल जवाब दे जाते थे। पाँव में छाले उभरते और फूटते रहते। सर में एक अजीब सा सौदा समाया हुआ था। हर लम्हा बेचैन, हर पल बेकल और मुस्तरिब। बाबा रहमत और टट्टू सरकार के कदमों में बैठने से मेरे इज़्तिराबो जुनून में कई गुना इजाफा हो चुका था। मेरे अंदर दूर कहीं कोई प्यास का सहरा था। बुजुर्गों दरवेशों की ज़ियारत का खब्त
مخفی علوم کو جاننے سیکھنے کا لبکہ الگ تھا۔ اب چاچی نے بھی میرے ہاتھ پاؤں خوب کس باندھ کر مجھے تحیر کے اندھے گہرے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ میری ایک چچا زاد بہن جو برجی سرکاری کوارٹر میں رہائش پذیر تھی، گھر والوں کو پتا تھا کہ میں اگر لاہور جاؤں تو اسی کے پاس رہتا ہوں، لہٰذا وہ بھی خس کم جہاں پاک کہتے ہوئے میری طرف سے بے نیاز ہو جاتے تھے۔ میں بیکار، مکار، چور اور پرلے درجے کا شیطان تھا، ان کے لیے باعث بدنامی اور پریشانی تھا۔ گھر ہوتا تو ایک عذاب مسلسل ان پر مسلط رہتا، جب کہیں میں ادھر ادھر دفع ہو جاتا تو سب ہی سکھ کا سانس لیتے، یعنی ان کے لیے میرا وجود ہونا یا نہ ہونا برابر ہی تھا۔ بس ایک ہی ہستی ایسی تھی جس کے لیے میں بہت قیمتی تھا، وہ میری چاچی تھی، جس کے ہاں ایک بار میری ماں جی نے میری ہاتھوں سے عاجز آ کر بڑی سخت شکایت کی تو میری چاچی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا کہ ہیرے اور ہاتھی کو ہر کوئی سنبھال سکتا ہے اور نہ ہر کوئی ان کی قدر کر سکتا ہے۔